सोचिए 1947 का भारत, अंग्रेज जा चुके हैं और 560 से ज्यादा रियासतें। उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, भारत में जाएं, पाकिस्तान में, या आज़ाद रहें। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये तो भारत के भविष्य का, उसके नक्शे का सवाल था। और इसी पूरी उथल-पुथल के बीच एक दस्तावेज सामने आता है जो इस कहानी का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आज हम भारत का एकीकरण विलय पत्र की गाथा के जरिए इसी दस्तावेज को, इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। जी बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ कानूनी शब्द नहीं थे। ये वो नींव थी जिस पर आज का भारत खड़ा है। इस एक दस्तावेज ने तय किया कि भारत का भूगोल कैसा होगा, सीमाएं कहां तक होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये विलय पत्र, ये असल में था क्या, कहाँ से आया ये? देखिए, इसकी जड़ें थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अंग्रेजों ने जाते जाते, आप कह सकते हैं, रियासतों के शासकों को ये एक विकल्प दिया कि वो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान, इन दो नए बने डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं। मतलब सैद्धांतिक तौर पर तो ये शासक की मर्जी थी, उन्हें बस एक स्टैंडर्ड से फॉर्म पर दस्तखत करने थे। अच्छा, 1935 एक्ट के तहत। और हाँ, कई शासकों ने ये रास्ता चुना भी। अगस्त से दिसंबर 1947 के बीच वो दस्तखतों का दौर चला। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह का मामला तो शायद सबसे ज्यादा हम सब जानते हैं। उन्होंने अक्टूबर 1947 में साइन किया जब वो पाकिस्तान की तरफ से कबीलाई हमला हुआ था। हाँ, महाराजा हरी सिंह का मामला तो बहुत अहम है और उसके कई पहलू हैं बेशक, लेकिन वो पूरी तस्वीर नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि हर रियासत का विलय इतना सीधा, इतना सरल नहीं था। कई जगह मतलब पेचीदगियां थी। मिसाल के तौर पर हैदराबाद को लीजिए। निजाम ने तो आज़ाद रहने का फैसला किया, भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। और ये स्थिति बनी रही जब तक सितंबर 1948 में भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, ऑपरेशन पोलो जिसे कहते हैं। उसके बाद ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। ऑपरेशन पोलो। हाँ बिल्कुल। इसी तरह जूनागढ़ का मामला भी देखिए, वो भी अलग था। वहां नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया, जबकि आबादी ज्यादातर हिंदू थी और वो भारत से घिरा हुआ था, है ना? जी हाँ बिल्कुल। तो इस स्थिति में भारत सरकार ने वहां जनमत संग्रह कराया और लोगों ने भारी बहुमत से भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि वो जो स्वैच्छिक विलय की बात थी, वो राह हमेशा आसान नहीं थी। हाँ, ये तो है। अलग अलग हालात में अलग अलग तरीके अपनाने पड़े। अच्छा, तो इस विलय पत्र की मुख्य शर्तें क्या थीं? मतलब जब कोई राजा साइन करता था तो वो क्या दे रहा था और क्या रख रहा था अपने पास? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विलय पत्र के तहत रियासतें मुख्य तौर पर तीन सब्जेक्ट्स का कंट्रोल भारत सरकार को सौंप रही थीं। पहला, रक्षा। दूसरा, विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स। और तीसरा, संचार, कम्युनिकेशंस। रक्षा, विदेश नीति और संचार। जी। सोचिए, किसी भी देश के लिए तीन कितने बुनियादी हैं। देश की सुरक्षा, दुनिया से उसके रिश्ते और देश को जोड़ने वाले माध्यम। इन पर केंद्र का कंट्रोल होना भारत की एकता के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन यहां एक और बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या शायद उतना ध्यान नहीं देते। इन तीन विषयों को सौंपने के बाद भी विलय पत्र ने रियासतों को उनकी आंतरिक स्वायत्ता, उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी बनाए रखने की गारंटी दी थी। अच्छा, मतलब अपने अंदरूनी मामलों में वो तब भी आजाद थे। किया, जिसे मर्जर एग्रीमेंट या विलय समझौता कहते हैं। उससे फिर उनकी रियासत पूरी तरह भारत में मिल गई और कई रियासतों ने बाद में वो समझौते किए भी। समझ गई। तो ये विलय पत्र एक तरह का पहला कदम था, एक पुल जैसा जिसने इन सैकड़ों रियासतों को भारत से जोड़ा। भले ही शुरुआत में सिर्फ इन तीन अहम मुद्दों पर, इसने उस वक्त जो बिखराव का खतरा था उसे रोका, पर पूरा एकीकरण तो इसके बाद भी चलता रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पहला और बहुत अहम कदम था। ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल थी। इसमें डिप्लोमेसी थी, बातचीत थी, कहीं कहीं शायद प्रलोभन भी, और जैसा हमने हैदराबाद में देखा, कभी कभी सैन्य दबाव भी। ये दस्तावेज उस बहुत बड़े, उस चुनौतीपूर्ण काम का प्रतीक है जिसके जरिए सरदार पटेल और वीपी मेनन जैसे नेताओं ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता को पक्का किया। ये दिखाता है कि कैसे इतनी सारी अलग अलग इकाइयों को, जिनकी अपनी पहचान थी, अपने हित थे, एक राष्ट्र के झंडे तले लाया गया। अगर हम संक्षेप में देखें
तो ये विलय पत्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये तो आधुनिक भारत का जो राजनीतिक और भौगोलिक नक्शा है उसे गढ़ने वाला एक बहुत ताकतवर औजार साबित हुआ। निश्चित रूप से। इसके बिना आज हम जिस भारत को जानते हैं, उसका स्वरूप, उसका नक्शा शायद बिल्कुल अलग होता। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक कानूनी प्रक्रिया, हाँ, अपनी तमाम जटिलताओं और विवादों के साथ एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक राष्ट्र राज्य में बदलने में अहम बल्कि निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर उस नाजुक दौर में कुछ बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद या जूनागढ़ या मान लीजिए कश्मीर ही, अगर उन्होंने विलय पत्र के तहत कोई दूसरा रास्ता चुना होता, तो आज का भारत कितना अलग होता। उसकी चुनौतियां, शायद उसकी नियति भी कितनी भिन्न होती।